नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फॉरएवर स्टार इंडिया संस्था द्वारा पिछले दिनों एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें कि मिस हिसार से हैं, वैसे मिस हैं हिसार से ही हैं, और मिस हरियाणा चुनी गई हैं उस कंपटीशन में। श्रुति चौटानी हैं हमारे साथ और इनसे जानेंगे वहाँ तक का सफ़र इनका कैसा रहा, किस तरह के एक्सपीरियंस इन्होंने वहाँ हासिल किए, और युवा पीढ़ी हैं जो इस लाइन में जो जाना चाहती है उनको किस किस रास्ते से जाना चाहिए, किस तरह की दिक्कत आती है, किस तरह का सामना करना पड़ता है और किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे श्रुति जी से। श्रुति जी, पहले तो धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जीत के लिए। एक्चुअली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग की वजह से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस और फील हो रहा है कि अच्छा कुछ किया है, मतलब मैंने कि सब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, इतने विशेस दे रहे हैं, सो थैंक यू जी, जैसे मम्मी पापा आपके एक्टिव रहते हैं वैसे कि इस लाइन के लेके कल्चर एक्टिविटीज़ में और में सारा, तो घर में इस तरह का माहौल तो ऑटोमेटिक था कि आप इतने बुलंदियों का आपने छुआ है। लेकिन सफ़र की अगर बात करें तो कैसा सफ़र रहा आपका वहाँ तक का? सफ़र थोड़ा सा लंबा था, तो बाकी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा था। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स थे क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता था, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा कंफर्टेबल बना रखा था। वो जैसे जूम मीटिंग पे रहता था, हमारा ऑनलाइन रहता था, तो अकॉर्डिंगली वो लिंक शेयर करते थे, तो वो टाइमिंग्स थोड़ा सूटेबल कर देते थे कि आफ्टर ऑफिस आवर्स हो जाए या वीकेंड्स पे हो जाए, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल उन्होंने ही कर दिया था। तो कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट थे, कि पूरे हिंदुस्तान से थे या हरियाणा राजस्थान कुछ राज्यों को चुना था, या पूरे हिंदुस्तान से लोग थे इसमें जी प्रतिभागी जो भाग ले रहे थे? ये मिस इंडिया का पेजेंट था, फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स की तरफ से मिस इंडिया 2021 का पेजेंट था। अकॉर्डिंगली इंडिया में ही मतलब ऑल ओवर पार्टिसिपेंट्स थे, सो अराउंड 6,000 अबव थे, 10,000 अराउंड तक। और अब जैसे मेरा मिस हिसार का टाइटल था, तो पहले तो सिटी विनर रही पहले मैं मिस हिसार, फिर स्टेट वाइज जो कॉम्पिटिटर्स रह गए थे तो उसमें फिर स्टेट विनर का टाइटल था। अकॉर्डिंगली फिर इंडिया वाइज भी था कंपटीशन, उसमें आई कुडंट बी देयर, बट जिसकी मिस इंडिया की टाइटल की विनर होनी थी वो हो गया था। तो हिसार की आपने कहा कि पहले हिसार में, आपने फिर हरियाणा में, अगर हरियाणा में लगभग कितने के ऐसे पार्टिसिपेट थे कि जो उसमें कंपटीशन में भाग ले रहे थे, जिनमें से आप एक ने वहाँ पे जीत हासिल की? आई गेस 250 अराउंड तो मिनिमम थे, सो एग्जैक्टली नंबर नहीं पता क्योंकि जूम मीटिंग पे रहता था, और एक मतलब जो एक राउंड चलता था या ऑडिशन राउंड या कुछ, तो उसमें 250 अबव होते थे कैंडिडेट्स। जैसे जूम पे आप लोगों ने जैसे अलग अलग अपनी प्रतिभाएं आपने दिखाई, और जिस दिन वहाँ कंपटीशन था उस दिन किस तरह के वहाँ पे एक तरह से कंपटीशन थे, किस तरह के वहाँ पे राउंड थे, क्या था पूरा वहाँ पे? तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जून फर्स्ट वीक में मैंने अप्लाई किया था, इसमें रजिस्टर किया था इंस्टाग्राम पे पेज पर देख करके। तो स्टार्टिंग में हम लोग की कुछ ट्रेनिंग्स रहती थी, रैम्प वॉक की ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन राउंड की ट्रेनिंग, कुछ टैलेंट हमें मतलब कुछ डांस करवा के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती थी, जिससे कि हम थोड़े अटेंटिव रहें, एक्टिव बने, थोड़ा सा कुछ रहे। और उसके बाद इसमें 3 राउंड्स हुए थे, सो इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड एंड जिसमें मैंने फिटनेस का कुछ एक्टिविटी किया था, और थर्ड वाज रैम्प वॉक राउंड। तो ये सब जूम पे ही रहे थे अलग अलग टाइम पे, तो इसके मार्क्स भी ऑनलाइन अपलोड हुए थे, अभी तक अवेलेबल हैं। सो अकॉर्डिंगली उस बेसिस पर पहले मिस हिसार की क्राउनिंग होनी थी। वो डिक्लेयर हुआ था कि नाउ यू आर द सिटी विनर, यू बीइंग सेलेक्टेड एज अ सिटी विनर। फिर हुआ था ये, अब बाकी जो अब लेफ्ट ओवर क्राउड था उनके बीच में फिर ये स्टेट वाइज कंपटीशन चला था। तो वो था बेस्ड ऑन 30 डेज का एक उन्होंने चैलेंज टाइप दिया था कि यू टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में अपना खुद का इंटरेस्ट है, कितना आप क्रिएटिव कर सकते हो काम, सो दैट मतलब इंक्लूडेड आप मतलब आप कितना माइंड से आप थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, या फिर आप सोशल एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व हो सकते हो। सो जैसे हम इंस्टाग्राम पे आजकल देख ही रहे हैं, सब लोग एक्टिव हैं, तो उस पे उस पेज को किस तरह से आप बूस्ट करके अपने मैक्सिमम फॉलोअर्स ले सकते हो, नॉट बाय डूइंग एनीथिंग illogical and unnecessary, but something good for the society. So उस पे हम सब
पोस्ट करते रहते थे कुछ ना कुछ जो हमारे इंटरेस्ट का रहता था. सो अलॉन्ग विद माय ऑफिस टाइमिंग जो कि 9:30 to 6:30, उसके बाद फिर मैं उसमें दिमाग लगाती थी. सो कुछ ना कुछ फिटनेस रिलेटेड मैं रेगुलर पोस्ट करती थी, और कुछ सोशल कॉजेज़ का भी. अब जैसे एक मेंस्ट्रुएशन का कुछ था, सो उसमें रेड कलर का डॉट करके एंड विद ब्लैक कंप्लीट बैकग्राउंड वो पोस्ट करना था. तो फॉर एग्जांपल दिस एंड सिमिलर अदर थिंग्स मैंने किया था. जैसे जॉब आप रेगुलर करते हैं, जॉब के साथ किस तरह से मैनेज आपने किया? हालांकि दिक्कत होती है, जैसे कि जॉब आपका रेगुलर चल रहा है और इस तरह की कंपटीशन है, समय समय पे उसमें तैयारी करना, फिर उसके बाद सोशल मीडिया आजकल तो अगर डायरेक्ट जाके करना है तो दिमाग एक तरफ होता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे करना है. अगर सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार अलग अलग तरह के कंपटीशन है, उसको कैसे मैनेज कर रहे थे? सो मैनेज ऐसे हो रहा था कि एक्चुअली थैंक्स टू माय सीनियर्स एंड कलीग्स, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा मेरे लिए. और क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब है, ऑल्दो मेरा 1.5 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट हो गया जॉब में, बट स्टार्टिंग से ही मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी रही है. और उसमें अब जैसे टारगेट वाली जॉब है, सेल्स मैनेजर की पोस्ट है मेरी, तो उसमें टारगेट्स काफ़ी अच्छे से अचीव हो जाते हैं. और मेरे सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है. वो हर चीज़ पे मतलब मैं कुछ छोटा सा भी अच्छा करती हूँ तो उनका अप्रिसिएशन ज़्यादा आ जाता है कि अरे श्रुति ने ना ये बहुत अच्छा किया, तो हर जगह अप्रिशिएट करते हैं, तो और बूस्ट मिलता है. तो स्टाफ तो करता ही था, उसके साथ साथ अगर आपकी मम्मी पापा की अगर बात करें, उनका तो इस लाइन को अगर कोई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको तो बहुत अप्रिशिएट करते. तो आपको कितना सपोर्ट मिला उनका? पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट था. मतलब ऑब्वियसली फ्रेंड्स और ऑफिस कलीग्स वगैरह बाद में ही आते हैं. पहले पेरेंट्स अलाउ करते हैं, और अलाउ भी क्या, वो उनका ऐसे रहता है कि अरे ये ज़रूर करो, अरे स्पोर्ट्स में भी जाओ, अरे ये भी करो. क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड, तो सारी एक्सपेक्टेशन भी मुझसे, और मतलब ऐसे कि अरे ये कर लेगी. तो मम्मी पापा के सपने साकार करने के लिए किस तरह से आगे आप बढ़ेंगे और किस तरह से आपके आगे के कार्य होगी? आगे मैंने सोचा है कि मैं इन्फ्लुएंसर की लाइन में थोड़ा आगे निकलूं. कुछ ना कुछ वही सोशल मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि आपने देखा ही है सोशल मीडिया के थ्रू एक छोटी सी भी चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है. सो उस पे मैं कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करके अपने ही नाम से मतलब थोड़ा आगे लेना चाहूँगी. एज अ रोल मॉडल, एज अ इन्फ्लुएंसर बनना चाहूँगी, और यूथ के लिए फ्रेंड्स कलीग्स जो भी सब लोग. तो अभी तो किसी जैसे औरों के लिए रोल मॉडल आप बनना चाहती हैं, आपके रोल मॉडल किसको मानती हैं आप? मैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये मॉम को भी नहीं पता है. सो मैं मॉम को अपनी रोल मॉडल मानती हूँ. अच्छा. क्योंकि वो जिस टाइम से मतलब इतनी एक्टिव रह करके उन्होंने अपने टाइम पे पीएचडी भी कर ली, और मैंने नहीं की है मैंने डबल मास्टर्स की है, बट उन्होंने पीएचडी उस टाइम पे कर ली जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी. फिर उसके बाद जॉब के साथ साथ मुझे भी मतलब एक तरह से बचपन से लेके बड़ा करना और संभालना, मेरे बहुत सारे नखरे झेलना, तो और ऊपर से विद अ क्यूट स्माइल ऑलवेज, तो हमेशा वो प्रिटी लगती है मुझे. और ऐसा लगता है कि मैं मॉम को बोलती थी, और मैं उनके पीछे से भी अपने फ्रेंड्स और सब क्लासमेट्स को ऐसे बोलती थी मुझे ना मम्मी जैसा बनना है. तो बट ये नहीं कि स्कूल में प्रिंसिपल बनना है बट मम्मी जैसा बनना है, उनके जैसा एक्टिव और हर चीज़ को मैनेज करने वाला. सो जी, जैसे जयपुर का अगर इवेंट का हम लोग बात करें, वहाँ पे अलग अलग लोग वहाँ पहुँचेंगे, आपने बात भी की पार्टिसिपेंट से, किस तरह की उनकी उनसे बात करके कैसा लगा, किस तरह की उनकी फीलिंग थी, इवेंट को लेकर क्या वो सोचते थे लोग, और आप क्या सोच रहे थे कि जब तक ऑनलाइन कंपटीशन हो वहाँ तक तो ठीक था, जहाँ अनाउंस होना था, जहाँ जाके अपने को टैग मिलना था कि हरियाणा मिस हरियाणा ये बनी है, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे थे वहाँ जब पहुँचे तब तक? सो जो मैं वहाँ पार्टिसिपेंट से मिली, अब स्पेशली अब जैसे कुछ मेरी फ्रेंड्स थी वो हरियाणा से भी हैं, सो वो भी इंटरनल कंपटीशन हो गया. अब अगर सिटी विनर की क्राउनिंग थी तो भी कंपटीशन था इंटरनल. अब फाइनली फिर मिस इंडिया की क्राउनिंग के लिए तो ऑल ओवर ही कंपटीशन हो गया, अब जो स्टेट विनर्स बन चुकी हैं सो उसमें. बट वन थिंग दैट आई सॉ इन ऑल ऑफ देम, वो ये थी कि सब लोग मन की बड़ी अच्छी थी. मतलब कोई ऐसा हार्ड फीलिंग्स नहीं. जब भी कभी ब्रेकफास्ट पे हम लोग साथ बैठ रहे हैं, या फिर कोई इवेंट की ही कोई रैम्प वॉक की प्रैक्टिस हो रही है या कुछ भी, बड़ा सपोर्टिव सबका नेचर. मतलब किसी अब छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे तो होता है कि भाई पिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किसी की हील्स कुछ टूट रहा है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. सो अकॉर्डिंगली हर चीज़ में यार तुम्हारे पास नहीं है, अच्छा मेरे पास है, ये लो. कोई इंटरनल कंपटीशन वाली फीलिंग ही नहीं आई वहाँ पे. सब ऐसे था कि सब लोग एक दूसरे को बस मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं. जैसे जैसे कि आपका सफ़र तो अच्छा रहा. कई बार ना इस लाइन में जाने के लिए बहुत दिक्कतें आती है, परेशानियां होती है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती. तो आपको जो उन लड़कियां हैं जो कि जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, उनको किस तरह से चलना चाहिए और फैमिली को किस तरह से मनाना चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगी?
हाँ, एक्चुअली हमारे जर्नी में भी स्टार्टिंग में जब स्क्रूटनाइजिंग चल रही थी, टैलेंट राउंड्स स्टार्ट हुए थे, तब कुछ गर्ल्स थी हु यूज्ड टू से कि हमारी फैमिली मना कर रही है या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट इतना नहीं है कि हम ऐसे ब्यूटी पेजेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करें। तो उनको हमारे ही जो सीनियर्स वहाँ पे होस्ट थे, गाइड थे, डायरेक्टर कीर्ति मैम और हैरी मैम, खुशी मैम, सो उन्होंने इतने अच्छे से उनको गाइड किया कि भाई तुम अपने ड्रीम के लिए आना चाहते हो ना, तो तुम अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर पाओगे और सोसाइटी को भी कन्विंस कर पाओगे। ये तुम्हारा खुद का डर है जो तुम्हारे को रोक रहा है, सो वो खुद मैनेज करना है। अब आई वॉज लकी इन दैट केस कि मेरी पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ को लेकर सपोर्टिव रहे, बट कुछ होती हैं फैमिलीज जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि मतलब उन पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ रोको मत। और एक और चीज़ लकीली मेरे लिए काम की कि यहाँ पे क्या था, कोविड के केस में सारा ऑनलाइन था, तो इवन मेरे मॉम डैड को वंस भी नहीं सोचना पड़ा अबाउट दी मूवी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री एंड स्टफ लाइक दैट। तो उनको नहीं सोचना पड़ा, बट मैं आगे ये नहीं कहूँगी कि ऑनलाइन ही चलता रहे, क्योंकि ऑफलाइन और कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। बट खुद को मतलब ऐसे कॉन्फिडेंटली स्टेप आउट करना ही पड़ेगा, और इतना भी कोई स्कैरी वर्ल्ड नहीं है। मतलब जब आप कॉन्फिडेंस से सही डायरेक्शन में सही चीज़ करोगे तो किसी चीज़ का डर नहीं है। जैसे आपने ये टैग हासिल किया, तो आप सोचते हो कि आने वाले समय में कुछ नया चीज़ करें। अगर आपको कहीं जैसे ना कोई कहता है कि हमारे इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने या इस टाइप की कोई ऑफर आए हैं, या आप इसमें अगर आते हैं तो आप उसमें बनने की इच्छुक नहीं हैं? सो जैसे पतंजलि में भी सूर्य नमस्कार के लिए उन्होंने कहा कि आप भी बेटी हो और रिसेंटली मिस हरियाणा का टाइटल मिला है, तो आप सूर्य नमस्कार करो ताकि यूथ आपको देखे तो फिर वो थोड़ा प्रेरित हो। तो वो किया तो अच्छा लगा। एक मूवी का ऑफर आया था, सो उसमें फिर उन्होंने कहा कि एक बॉन्ड रहेगा 7 मंथ्स के लिए, आपका ब्लॉक हो जाएगा शेड्यूल। तो ऑब्वियसली मैं अभी वर्किंग हूँ और मैं एकदम से ऐसे नहीं कुछ डिसाइड कर सकती हरी में, अरे ये ऑफर मिल गया चलो यहाँ से छोड़ो। नहीं, इस जॉब ने मुझे जो इतना कुछ सिखाया है, सो आई वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। तो ये टेन्योर पूरा करके फिर मैं देखूंगी कि आगे क्या अपॉर्चुनिटी है। जी, जैसे युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे तो साइड ऐसे हैं कि गलत हैं, जो कि उनको एक तरह से फोड़ता ज़्यादा है। तो युवा पीढ़ियों को आप क्या कहना चाहोगे? अगर सोशल मीडिया पे आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो कैसे आपके कोई वीडियो बना रहा है, एक तो संदेश होता है, एक आपने कि अपना आपको एक्सपोज करना है और इस टाइप से, तो जो इस लाइन में जो जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया को ज़्यादा हैंडल करते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस तरह से चलना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से? यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, शॉर्टकट्स अपनाने से ज़रूर सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है, बट वो रिटेन नहीं करती। तो ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा जो आप मेंटेन ही ना कर पाओ, रिटेन ही ना कर पाओ। धीरे धीरे चलेंगे बट लंबा चलेंगे, दैट्स इट। जैसे श्रुति जी ने कहा कि धीरे धीरे चलना, लंबा चलने में फ़ायदा होता है। अगर शॉर्टकट के रास्ते अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके मतलब ठोकर भी खानी पड़ेगी, और शॉर्टकट के रास्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते। श्रुति जी, जैसे आपने वहाँ कंपटीशन किया, उससे पहले जैसे आपने हिसार का तो बताया, उससे पहले कुछ वर्षों पहले की अगर बात करें तो पहले आपके किस तरह के इंटरेस्ट है? हिसार में आप रहते हुए पढ़ाई आपने कहाँ से की? हालांकि मैंने शुरू में पूछना था, लेकिन मैंने कहा इसे बाद में हम लोग पूछेंगे इसको। स्टार्टिंग अपने पढ़ाई एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट की, और यहाँ पे एक्टिविटी में कितने आप एक्टिव थे कि हाँ मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, इस टाइप से कुछ? मेरा एक्चुअली स्कूलिंग रही है ओपी जनरल मॉडर्न स्कूल से, हिसार से ही। और उस स्कूल में ही मुझे पहले तो काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो जैसे मैं ग्रीन हाउस में थी, कबीर हाउस, तो उसमें इंटरनल कंपटीशन होना, स्पोर्ट्स में काफ़ी पुश मिला कि बास्केटबॉल ये वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो वहाँ मैं एज ए एथलीट थी। 10th क्लास में मुझे बेस्ट एथलीट की ट्रॉफी वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब मिला था। सो वहाँ पे मुझे एक फील्ड में आगे एक्सपोजर मेनली करने को मिला। तो फिर कॉलेज लाइफ में, सो मैं दौलत राम कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो वहाँ मैंने बीए इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स किया। तो वहाँ पर एक फ़ैशन सोसाइटी थी, मॉडलिंग वगैरह की वहाँ प्रैक्टिस वगैरह रहती थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ हॉस्टल नाइट भी होती थी, उसमें भी मैंने रैंप वॉक में ही किया, नॉट म्यूज़िक एंड डांस, बट मैंने प्रायोरिटाइज इसको किया क्योंकि मुझे लगा ये बढ़िया चीज़ है, इंटरेस्ट आया। तो तब प्रैक्टिसेस वगैरह में थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ यार ये बढ़िया चीज़ है, मतलब आई कैन डू दिस। फिर मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से। वहाँ एक पनाश करके इवेंट था, सो उसमें मिस्टर एंड मिस पनाश का सिलेक्शन रहता था। सो मिस
पनाश के लिए मैंने लाइक अप्लाई किया था, और उसमें विद इन 20 गर्ल्स, 22, हाँ टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स थे. सो अमंग्स दोज 20 गर्ल्स मैं टॉप 6 में गई थी. फिर टॉप 6 के बाद फाइनल क्राउनिंग होनी थी मिस पनाश की. सो उसमें मेरा नाम नहीं था, बट फिर मेरे को लगा कुछ रह गया है. तो ऑब्वियसली भगवान जी ने कुछ बड़ा प्लान किया था. नॉट कि कॉलेज लाइफ में, कॉलेज के टाइम पे मैं कुछ बन जाऊँ, बट उससे भी कुछ बड़ा प्लान किया था. सो वहाँ नहीं हुआ, बट फिर मैंने MBA मार्केटिंग किया. वहाँ मैंने अदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करके देखा कि अब लास्ट कॉलेज टाइम है, डबल मास्टर्स भी हो गई, अब कितना और करती रहूँगी. तो यहाँ पे और चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ. तो फ्रेशर्स वीक वगैरह रहता है वहाँ पर एज अ क्लैन मेंटोर. तो हमारे वहाँ 100 स्टूडेंट्स थे एक पर्टिकुलर सेक्शन में. तो उन सबकी मैं क्लैन मेंटोर थी. वो मुझे एक्सपीरियंस करने को बहुत अच्छा मिला. सो सुबह हम 6 बजे पहुंच जाते थे और रात के 3 बजे तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते थे. कॉलेज में एकदम ऐसा इन्वायरमेंट रहता है जैसे. सो वो सीखने को मिला. फिर कोर कमेटी मेंबर थी मैं तृष्णा इवेंट की, जो कॉलेज का मेन इवेंट था. सो वहाँ काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई, डिजिटल एक्टिविटीज़ की, इवेंट्स वगैरह मैनेज करने की. फिर अब जैसे जॉब में कैंपस प्लेसमेंट होकर के आई वाज वर्किंग. सो 1 ईयर हो गया था. तो उसके बाद मैंने कहा अब कुछ एक्स्ट्रा और करने का मन है. ऐसे नहीं कि बस मतलब जॉब में आए. एक्स्ट्रा में इतना कर दिया कि पूरा हरियाणा को ले लिया, खिताब ले लिया. हाँ. तो जैसे ना कई बार युवतियाँ, युवक, सभी युवा पीढ़ी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफल नहीं होते, हिम्मत हार जाते हैं, बोलो छोड़ो कुछ नहीं, आगे नहीं है. तो हिम्मत की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि वहाँ गई, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ करती रही, तो आप क्या कहोगे कि जो हिम्मत हार जाते हैं कोई नए कार्य को लेकर, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सफ़र लंबा होता है, बट धीरे धीरे उस चीज़ में लगे रहो, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो. जब अब जैसे एक तरह से देखा जाए तो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स वगैरह अब जैसे फेमिना की तरफ से होता है या अलग ब्रांड्स में, तो उनमें कोई एज क्राइटेरिया होता है. अब आई एम 28 राइट नाउ, बट इस एज में भी मुझे 23 ईयर्स वगैरह में जब मैं MA मास्टर्स इकोनॉमिक्स करके आई, तब से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं या ना करूं. तो 1-2 फ्रेंड से डिस्कस किया, मॉम डैड से डिस्कस किया, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर मुझे था कि अगर मैं मॉडलिंग टाइप कुछ में पार्टिसिपेट करूं, क्या पता एक वे निकल आए. बट तब भी वो बात भी नहीं बनी. तब मैं MBA की प्रिपरेशन में लग गई थी क्योंकि. सो अब मैंने कहा अब मैं फ्री हो गई हूँ और मनी मेरी खुद की होगी. आई एम अर्निंग, मैं खुद पे लगा सकती हूँ, कहीं भी आगे एक्सपोजर मिले, कुछ भी करना हो तो. तब फिर एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कब आप पे वो कॉन्फिडेंस आए कि आप खुद के लिए अपने मन की चीज़ करो. सो अकॉर्डिंगली आप हो गया. कभी जैसे काम करते हैं, कई बार ना किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते, उस टाइम ना कई बातें याद आती हैं, मम्मी ने ये कहा था, तूने ये नहीं करना, पापा ने ये कहा था. कभी इस तरह की बातें भी दिमाग में आती है? कई बार कोई कार्य करते हैं उसमें सफल नहीं होती या कोई चीज़ होती है तो? हाँ. अब जैसे मैंने मतलब मॉम डैड दोनों अर्निंग हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और मैं ओनली चाइल्ड हूँ. तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ ना भी करूँ तो भी चल रहा है. बढ़िया लाइफ चल रही है. बट एक बार जैसे क्या हुआ, मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करके आई. सो एक तरह से हायर एजुकेशन हो चुकी है और अब मैं घर पर हूँ. तो मेरा बर्थडे था, मैंने मॉम से बोला कि 5,000 रुपये दे दो. शी सेड कि 5,000 इतना का क्या करोगे. मैंने कहा 5,000 ही तो है, आपकी तो सैलरी इतनी है, 5,000 में क्या आपका चल जाएगा, वो भी एक ही बार मांग रही हूँ पूरे साल में. तो शी सेड कि नहीं इतने तो नहीं मिलेंगे, 1,000 मिलेंगे. मैंने कहा शॉपिंग करनी है, मुझे कपड़े वपड़े देखने हैं, लेने हैं. तो शी सेड कि नहीं. तो मुझे बड़ा बुरा लगा. मैंने कहा यार खुद अर्निंग होती ना तो बढ़िया रहता. तो तब कुछ मतलब ऐसा था कि और फिर एक मॉडलिंग का पार्टिसिपेंट मतलब कुछ पार्टिसिपेट करना था, उसमें 80,000 की फ़ीस थी. तो दिल्ली में ही था, 2 मंथ्स का कोर्स था. मैंने कहा 80,000 है, उसकी फ़ीस दो. मुझे जाना है. कह रहे 80,000 रहने दो, अपना UGC नेट की तैयारी करो, ये करो वो करो, MA इकोनॉमिक्स के बाद UGC नेट की तैयारी करो. मैंने कहा नहीं वो भी नहीं करनी है मुझे. अब फिर मैंने कहा MBA करने दो, वहाँ से मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है, कॉर्पोरेट वाली जॉब वाला देखना है और उसी में मेरा इंटरेस्ट है. वहाँ से फिर खुद का कुछ अर्न करूँगी और फिर अपने अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करूँगी. तो तब से वो मैंने प्लान छोड़ रखा था MA इकोनॉमिक्स के बाद से कि भाई मुझे पैसे तो मिलने नहीं है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो वो मिलने थे पैसे, मतलब हर चीज़ में मेरे लिए दे आर ऑलवेज रेडी. इट्स जस्ट कि उनको लगा कि मास्टर्स हो चुकी है, ये खुद का कब कमाएगी, वरना अगर अभी मना नहीं किया तो आगे ये खुद पे मतलब हम पे डिपेंडेंट रह जाएगी. जैसे वो बात हुई उसके बाद ना, जैसे आपने ये टैग हासिल किया, जैसे मम्मी पापा को जैसे पता चला, तो उस टाइम किस तरह की चेहरे में रौनक था, किस तरह की खुशी थी जबकि मैं मिस हरियाणा बन गई हूँ तब? तो पहले तो मैं एक चीज़ सम अप करना चाहूँगी. जॉब लगने के बाद मॉम को इतनी खुशी थी कि शी वाज लाइक कि
ये बेस्ट हो गया अब। और अब मिस हिसार और मिस हरियाणा बनने के बाद वहाँ, उससे भी पहले अगर मैं सच बताऊँ तो वहाँ मैं रैंप वॉक करने के लिए ही जब स्टेज पर थी उस पर्टिकुलर अटायर में, ड्रेस कॉस्ट्यूम वगैरह में, तो मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे कि यार ये तो मतलब बढ़िया एकदम मस्त लग रही है। हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हो गया। हाँ, कि इस इतने अच्छे स्टेज पर और इतने अच्छे ब्रांड के और वहाँ पे स्टेज पर और इतने अच्छे से शील भी देयर, तो वो सोचा नहीं था, तो फिर वहाँ पर है तो तब उनको लगा कि यार यार ये चाह रही थी, तो बढ़िया। मम्मी को ये भी लगता होगा ना मॉडलिंग लाइन में जाएगी, अगर फैशन की दुनिया में जाएंगे तो हो सकता है हमारे बेटी एक है, बेटा बेटी सिर्फ यही है, कभी हमें छोड़ के ना जाए, कभी ऐसा भी लगता हो मम्मी के दिल में कभी? नहीं, उनको बस ये है कि जो चीज़ का टाइम सही है उस चीज़ में वो करते रहो, साथ साथ अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चाहे लगे रहो। तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स चल रहा है तो ठीक है, पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स चल रहा था स्कूल टाइम में तो उनको गलत था। अब जैसे जॉब में ऑलरेडी मैं हूँ, तो अगर साथ साथ मैं एक को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया तो उनको एकदम बेस्ट है, तो उन्होंने कहा अच्छे से पार्टिसिपेट करो बस। आप बेटा भी हैं बेटी हैं, आपकी भूमिका माँ बाप के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो ऑब्वियसली मैं ही बेटा हूँ, मैं भी बेटी हूँ, तो मैं हर काम करती हूँ अच्छे से, जो भी मतलब अगर मैं लड़का होती तो मैं इस घर के लिए करती, कि कभी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या मतलब कुछ करना हो, कहीं पेरेंट्स को लेकर के जाना हो, कुछ घर के लिए सामान लाना हो, कुछ भी बात हो, तो हर टाइम मैं रेडी रहती हूँ। आप रेडी रहते हैं? हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि कईयों की ना बेटियां बेटियां हैं, आप तो एक बेटी हैं, कईयों की तीन तीन बेटियां हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि बेटा हो, तो उनको क्या कहना चाहोगे एक संदेश के माध्यम से? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा अपनी जगह पे सही है, बेटी अपनी जगह पे सही है, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब मेरी नज़रों में तो नहीं है, आपकी नज़रों में क्यों है ये आप अपने आप से पूछो, आंसर इट टू योर ओन सेल्फ। तो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपने जीत हासिल की उसके लिए, किस तरह से आप कहेंगे कि लोगों का सपोर्ट तो आपको होगा ही ऑनलाइन, अगर उसमें वोटिंग थी और थी तो लोगों ने सपोर्ट किया ही, उनको क्या कहोगे आप? उनको मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से आज इस प्लेस पर हूँ मैं, और थैंक यू सो मच। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। थैंक यू सो मच। जैसे श्रुति जी से हमने बातचीत की, इनके मम्मी पापा से मेरे कई दिन से संपर्क में चल रहे थे, जैसे पता चला कि उसमें जयपुर में इन्होंने मिस हरियाणा का खिताब हासिल किया, उसके साथ संपर्क में थे, लेकिन ये जॉब करती हैं दिल्ली में तो इनका आना संभव नहीं था। जैसे आई हैं उसके बाद हमने बातचीत की, इनकी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इन्होंने ये की कि माँ बाप की ने बेटी और बेटा एक ही हैं, एक ही बच्चे हैं, तो इनका ये कि इनको अपनी जिम्मेदारी भी बताई कि माँ बाप की किस तरह से आपको केयर करनी चाहिए, माँ बाप की बातों पर किस तरह से खरे उतरने की कोशिश करनी चाहिए, और बेटा और बेटी को आप ना ये ना समझे कि हमारे साथ बेटियां हैं खाली, वो बेटा बराबर है, और बेटी एक तरह से बेटे से ज़्यादा बढ़कर माँ बाप की सेवा भी करती हैं। इस तरह के संदेश के साथ ये हमने आज बातचीत की इनसे। आपने ये देखा, आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा।